स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू क्लास ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं री इशू ऑफ शेयर्स। क्या होते हैं री इशू ऑफ शेयर्स, कैसे उनकी जर्नल एंट्री होती है और क्या उनका सॉल्यूशन होता है, ये सब इस क्लास में कवर होने वाला है। तो प्लीज वीडियो को अच्छे से देखें और री इशू का टॉपिक कंप्लीट करें। तो सुनिए, री इशू होता क्या है? ये री इशू मैम आपने हमें इशू का मीनिंग तो बताया था, पर ये री इशू क्या होता है ध्यान से देखेंगे। अभी तक आप चैप्टर पे कहां तक पहुंचे? आपने कोई चीज इशू करी पब्लिक को, उनका अलॉटमेंट कर दिया, करा आपने उनका अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के बाद पब्लिक ने अरियर करे थे, कोई कॉल से अरियर करे तो आपने उनको क्या करा? अभी तक चैप्टर में फोरफीचर कर लिया, गुस्सा करके फोरफीचर ऑफ शेयर्स किया। यहां तक मैं आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुकी हूं। जब आप किसी भी चीज का फोरफीचर कर लेते हो तो आप उस फोरफीटेड शेयर को किसी और को दे देते हो। यानी कि एक ए पर्सन है, इसने ना एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो मैंने इससे शेयर्स वापस ले लिए। ये आ गए कंपनी के पास, आ गए ये शेयर्स कंपनी के पास। अभी शेयर्स आए तो कंपनी ने क्या किया, अब ये शेयर्स ना जो ये बी को दे दिए। ये क्या करे? बी को दे दिए। तो ए से तो शेयर्स लिए और बी को दिए। तो जब ए को शेयर्स दिए थे ना फर्स्ट बार, वो तो कहलाता है इशू। पर शेयर्स लेने के बाद जब वापस से वो मार्केट में दिए जाते, इशू किए जाते हैं, वो कहलाते हैं री इशू ऑफ शेयर्स। यानी एक से फोरफीट करके जब वो किसी और पर्सन को वापस से इशू होते हैं, वापस से, उसको कहते हैं अपन री इशू। तो अब बात क्या आती है, अब ये फोरफीचर के बाद शेयर्स क्या हो गए? री इशू ऑफ शेयर्स। जब कंपनी शेयर्स री इशू करेगी तो इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करेगी, वही हम इस क्लास में सीखने वाले हैं। तो प्लीज ध्यान से देखिएगा री इशू ऑफ शेयर्स का कंसेप्ट। री इशू ऑफ शेयर्स तीन तरीके से हो सकता है। पार पे भी हो सकता है, प्रीमियम पे भी हो सकता है, डिस्काउंट पे भी हो सकता है। मैम ये क्या बोल रहे हो आप? आपने तो हमें पढ़ाया था शेयर्स कैन बी इशूड ओनली एट पार एंड प्रीमियम। डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं होते। मैंने बोला था इशू पार प्रीमियम पे होते हैं, बट री इशू डिस्काउंट पर हो सकते हैं। अब री इशू डिस्काउंट पे कब तक, कितने एक्सटेंट तक हो सकते हैं, ये बात ध्यान से समझेंगे। पार और प्रीमियम तो आई डोंट थिंक सो आपको कोई डाउट होगा, प्लीज आप ध्यान से सुने। पार और प्रीमियम का तो कोई डाउट है ही नहीं। शेयर्स पार पे भी इशू हो सकते हैं, शेयर्स प्रीमियम पे भी इशू हो सकते हैं, शेयर्स डिस्काउंट पे भी री इशू हो सकते हैं। पर री इशू का एक्सटेंट क्या है, प्लीज ध्यान से सुने। जैसे मान लीजिए ये ए पर्सन है ना, जिसको मैंने शेयर्स दिए थे, ये ए को, और ये कंपनी है और ये बी है, ठीक है। तो इसको मान लो मैंने 10 रुपए का शेयर सेल किया था। कितने रुपए का किया था? 10 रुपीज का, ठीक है। इसने उसमें से 2 रुपए तो एप्लीकेशन के दे दिए और 2 रुपए अलॉटमेंट के दे दिए। ये तो ये दे चुका है। उसके बाद हमने इसको फोरफीट कर लिया, ठीक है। तो अब जब कंपनी इसको फोरफीट करके लेकर आ रही है तो कंपनी अपने फोरफीचर में कितने रुपीज डाल रही है? कितने रुपए मिल चुके हैं इसको? 4 रुपीज। और कॉल्स इन अरियर कितना है इससे? 6 रुपीज का। ये तो आपको फोरफीचर में क्लियर ही होगा, जो मिल जाता है वो फोरफीचर में जाता है। तो जब कंपनी बी को ये रीइश्यू करेगी ना, बी को रीइश्यू करेगी, तो ये इसको मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकती है? ये इसको मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकती है जितना इसका फोरफीचर में पड़ा है, यानी जितना इसने पहले वाले बंदे से ले लिया। मतलब 10 रुपए की चीज है, 4 रुपए तो ए से मिल गए, तो कंपनी मिनिमम 6 रुपए पे इसको बी पे इशू कर सकती है कि ठीक है 6 रुपए दे दो, आपको ले लो चीज। क्यों? एक से 4 रुपए ले लिए, एक से 6 रुपए ले लिए, दोनों को जोड़ो 10 रुपए तो बन रहे हैं कंपनी के। तो उसकी पार वैल्यू तो टूटी नहीं ना, पार वैल्यू से कम तो हुआ नहीं ना। पर कंपनी चाहे तो इस 10 रुपए के शेयर को 4 रुपए ए से और 5 रुपए बी से ले ले। ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि 5 और 4 9 रुपीज हो गए, जो कि पार वैल्यू से कम के।
कंपनी एक पर्सन से जब शेयर्स लेती है, दूसरे को शेयर्स देती है और दूसरे को डिस्काउंट पे शेयर्स दे रही है, तो उतना ही डिस्काउंट दे सकती है जितना पहले वाले पर्सन से उसने कलेक्ट किया हुआ है। पहले वाले पर्सन से उसने कितना कलेक्ट किया हुआ है? 4 रुपीज। तो मैक्सिमम, मैं बोल रही हूँ मैक्सिमम, वो 4 रुपए का ही डिस्काउंट दे सकती है। अब कंपनी का मन हो तो वो उसको बोले कि मैं तुझे 7 रुपए पे दूंगा। कंपनी का मन हो बोले मैं 8 रुपए पे दूंगा। कंपनी का मन हो मैं 10 रुपए पे दूंगा। कंपनी का मन हो मैं 6 रुपए पे दूंगा। कंपनी 6, 7, 8, 9, 10, कंपनी का मन हो 10 रुपए पे दूंगा। कंपनी का जितने का मन होगा ना, कंपनी उस पे दे सकती है, कंपनी टर्म्स एंड कंडीशंस लगा करके। लेकिन कोई भी कंपनी जब री इशू करेगी तो उसको 5 रुपीज पे नहीं कर सकती। रीजन, पहले वाले बंदे से वो 4 रुपीज कलेक्ट करे हैं, अगर वो सेकेंड पर्सन को 5 रुपीज पे देते हैं तो 4 + 5 = 9, वो उनकी फेस वैल्यू से कम हो जाएगा जो कि 10 रुपए है, वो नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम डिस्काउंट वो 4 रुपए का ही दे सकते हैं। तो 4 + 6 10 हो रहा है, ये वो दे सकते हैं। 4 + 7 11 हो रहा है, ये प्रीमियम हो गया, मतलब ज्यादा वैल्यू पे वो दे सकते हैं। ये 1 रुपए का वो कैपिटल रिजर्व कमा लिया कंपनी ने, पहले वाले से 4 रुपए कमाए, दूसरे वाले से 7 रुपए कमाए, 4 और 7 11, 10 रुपए की चीज की 11 रुपए कमा रहा, तो 1 रुपया वो सीआर में डालेगा, वो आगे पढ़ेंगे। ये कर सकता है, ये कर सकता है, वो 12 रुपए पे कर सकता है, ये कर सकता है, वो 13 हो गया, ये कर सकता है, वो 4 14 हो गया, ये सब कुछ कर सकता है। बट कोई भी कंपनी जब भी शेयर री इशू करती है तो वो जितना फर्स्ट पर्सन से अमाउंट कलेक्ट हुआ है उससे कम अमाउंट पे री इशू नहीं कर सकती। यानी मैक्सिमम डिस्काउंट उतना रहेगा जितने पहले वाले पर्सन से कलेक्ट हुआ है। आई होप सो आपको ये बात क्लियर होगी, समझ गए क्या? जैसे एक और बात करते हैं, मान लो इसी को करते हैं, ये ए है और ये बी है, ये कंपनी है। कंपनी ने इसको शेयर इशू किए 10 रुपए के और इसने एप्लीकेशन अमाउंट ही 2 रुपए का दिया, उसके बाद इसने 8 रुपए नहीं दिए। कंपनी ने शेयर फॉरफीचर कर लिए और इसको क्या कर दिए? री इशू। तो कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकती है? मैक्सिमम डिस्काउंट कंपनी दे सकती है 2 रुपीज का। कितने का? 2 रुपीज का, जो इससे इसको रिसीव हो गया। कंपनी को क्या मिला है? ए से 2 रुपए, तो बस 2 रुपए का डिस्काउंट दे सकती है। तो इसकी री इशू प्राइस कितनी हो सकती है? 8 रुपए। ठीक है, 8 रुपए, 9 रुपए, 10 रुपए, ये हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंपनी ने, वापिस एक और कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। कंपनी ये ने ए को शेयर इशू किए थे 10 रुपए के, उसमें एप्लीकेशन ऑफ 2 रुपए, अलॉटमेंट ऑफ 2, फर्स्ट कॉल ऑफ 3, ये तो मिल गया। और सेकंड कॉल नहीं मिली 3 रुपए की, ये नहीं मिली। कंपनी ने शेयर क्या कर लिए? फॉरफीचर कर लिए। ये तो इशू किए थे, फिर फॉरफीचर कर लिया और इसको क्या कर दिए? री इशू कर दिए। तो कंपनी बताओ मैक्सिमम डिस्काउंट कितने रुपए का दे सकता है? कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकती है? जितना उसको ए से मिल गया। क्या क्या मिला? 2, 2, 4, 5, 6, 7। तो इसको मैक्सिमम डिस्काउंट कितने रुपए का दे सकती है कंपनी? 7 रुपए। इतनी बात समझ आ गई क्या? वैसे तो क्वेश्चन में मेंशन आता है, पर आजकल ये बहुत ज्यादा आते हैं कि मैक्सिमम डिस्काउंट कितना। तो मैक्सिमम डिस्काउंट विल बी इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑलरेडी रिकवर्ड फ्रॉम द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट शेयर होल्डर, और ये भी बोल सकते हैं अमाउंट विच इज इन फॉरफीचर अकाउंट ऑफ द फर्स्ट शेयर होल्डर। तो इतनी बात समझ आ गई क्या? तो चलिए अब अपन वापस बैक टू के होते हैं। एंट्री क्या होने वाली है? एंट्री आपको आई होप सो ये डिस्काउंट वाला पॉइंट समझ आ गया होगा। अब एंट्री क्या होने वाली है? पार की केस में एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और प्रीमियम की केस में एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। आपको पता है प्रीमियम क्रेडिट होता है टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और डिस्काउंट की केस में एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो कॉमन चल रही है, देखो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल। प्रीमियम है तो क्रेडिट कर दे और डिस्काउंट है तो फॉरफीचर में डाल दे। डिस्काउंट किस में जाता है बेटा? फॉरफीचर में। डिस्काउंट है तो उसको फॉरफीचर में डाल देंगे। इजी सी एंट्री है, एक ही एंट्री है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल,
आर के केस में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम प्रीमियम के केस में, और बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल डिस्काउंट के केस में। ठीक है, अब बात आती है मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो प्लीज ध्यान से समझिएगा। यहां पे आप हमेशा करेंगे री इशूड शेयर्स, री इशूड शेयर्स। जैसे फॉरफीचर की एंट्री पूरी एंट्री फॉरफीटेड शेयर से होती थी ना, वैसे ये पूरी एंट्री री इशूड शेयर से होगी। किससे होगी? री इशूड शेयर्स। री इशूड शेयर इनटू, यहां आप लिखोगे पेड अप कैपिटल, और ये आपको हमेशा क्वेश्चन मेंशन करेगा कितना पेड अप है, ये आपको क्वेश्चन हमेशा मेंशन करेगा। और यहां आप मल्टीप्लाई करोगे री इशूड शेयर्स इनटू री इशूड प्राइस, री इशूड प्राइस। बैंक में हमेशा री इशूड शेयर्स इनटू री इशूड प्राइस, री इशूड शेयर्स इनटू री इशूड प्राइस, और शेयर कैपिटल री इशूड शेयर इनटू पेड अप कैपिटल, री इशूड शेयर्स इनटू पेड अप कैपिटल, और प्रीमियम है तो री इशूड शेयर्स इनटू सिक्योरिटी प्रीमियम, और डिस्काउंट है तो ये गलत लिख दिया मैंने, री इशूड शेयर्स इनटू पेड अप कैपिटल और री इशूड शेयर्स इनटू डिस्काउंट। ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएंगे। आई होप सो आपको क्लियर होगा किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब बात आती है, कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता कि पेड अप कैपिटल कितनी है। ठीक है, वैसे तो मैक्सिमम क्वेश्चन में पेड अप कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन आएगी, अपन अभी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो आपको समझ आएगा। बट अगर मान लो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि पेड अप कैपिटल कितनी, तो बेटू उस केस के अंदर कॉल्ड अप ही पेड अप हो जाएगी। क्या होने वाली है? कॉल्ड अप ही पेड अप हो जाएगी। याद रखना ये बात। जो फॉरफीचर में आप कॉल्ड अप लोगे ना, जो फॉरफीचर में आप कॉल्ड अप लोगे उसी को आप क्या मान लोगे? पेड अप। ये इशू में किस केस में? व्हेन नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, no information is given regarding paid up। ठीक है, जब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी पेड अप के रिगार्डिंग, तो फॉरफीचर में जो भी आपने कॉल्ड अप लिया है, 8 रुपए, 9 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, जो भी आपने फॉरफीचर में कॉल्ड अप लिया है वही यहाँ पे पेड अप हो जाएगा। उसी से आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पर मैक्सिमम केस में क्वेश्चन में पेड अप के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन गिवन रहती है, तो आपको उसी से करना है। ये बात समझ आ गई क्या? ठीक है, अब जैसे ही रीइश्यू ऑफ शेयर्स होगा ना बच्चा, वैसे ही कंपनी क्या करेगी? एक कैलकुलेशन करने लगेगी। क्या कैलकुलेशन करेगी? ध्यान से देखेंगे। जैसे मान लो ये ए है और ये बी है और ये कंपनी है, तो कंपनी ने ए को अगर शेयर्स बेचे, इश्यू किए थे 10 रुपए के, कितने रुपए के? 10 रुपए के। ठीक है, ए ने 5 रुपीज दे दिए थे और आगे पैसे नहीं दिए थे, तो कंपनी ने इसको क्या कर लिया था? फॉरफीचर। तो ए से मात्र कितने रुपए मिले? 5। कंपनी ने बी को क्या करे? फिर री इश्यू किए 7 रुपीज पर। कितने रुपीज पर? 7। तो बी से 7 रुपए मिले, ए से 5 रुपए मिले, दोनों से कितने मिले? 7 और 5 12 रुपीज मिले नहीं मिले? जबकि शेयर की ओरिजिनल कीमत तो कितनी थी? 10 रुपए का शेयर था। 10 के बदले में एक ही चीज को, एक को बेचा 5 कमाए, एक को बेचा 7 कमाए। एक ही चीज है, वो एक ही शेयर है, एक ही शेयर से 1 से 5 1 से 7 12 रुपए कमा गए। और जबकि शेयर की कीमत कितनी थी? 10। तो 10 रुपए की चीज के दो बंदों से आप 12 रुपए जब आपके पास आए, तो ये जो 12 रुपए में से 2 रुपया है ना, ऊपर जो आया डिफरेंस अमाउंट 10 और 12 का 2 रुपीज, ये हो गया हमारा कैपिटल रिजर्व। ये क्या क्रिएट हो जाएगा? हमारा कैपिटल रिजर्व। तो जब जब शेयर री इशू होंगे, हमारी एक और एंट्री होने वाली है कैपिटल रिजर्व की, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व की। कौन सी एंट्री होने वाली है? ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। पहले होगा फॉरफीचर, फिर होगा री इशू, फिर जैसे ही री इशू एग्जिस्टेंस में आएगा वैसे हमारी एक और एंट्री होगी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व की। तो दे आर 3 एंट्रीज। पहले फॉरफीचर करते हैं, फिर वो किसी और को री इशू करते हैं, और ये फॉरफीचर और री इशू से जो भी गेन करते हैं
वो किस में चला जाता है, हमारा कैपिटल रिजर्व में। तो कैपिटल रिजर्व की जो जर्नल एंट्री होती है वो ध्यान से देखेंगे आप सब। कैपिटल रिजर्व की एंट्री होती है फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। और यहाँ जो फिगर आता है वो कैसे आता है, यहाँ जो फिगर आता है वो आता है फॉरफीचर अमाउंट। ये कौन सा वाला है, जो आपकी फॉरफीचर वाली एंट्री से लाते हो आप, जो आप फॉरफीचर की एंट्री से लाते हो, डालते हो ना फॉरफीचर की एंट्री में, वो अमाउंट है फॉरफीचर अमाउंट अपॉन फॉरफीटेड शेयर, कितने शेयर फॉरफीट किए, इनटू रीइश्यूड शेयर, कितने शेयर रीइश्यू किए। तो फॉरफीचर अमाउंट अपॉन फॉरफीटेड शेयर इनटू रीइश्यूड शेयर और माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। वो जो आप रीइश्यू के टाइम पे फॉरफीचर में डालते हो ना, रीइश्यू के टाइम पे जो फॉरफीचर में डालते हो वो वाला डिस्काउंट यहाँ पे माइनस कर दो आप। तो फॉरफीचर अमाउंट अपॉन फॉरफीटेड शेयर इनटू रीइश्यूड शेयर माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू, ये फॉर्मूला लगा के आपको एक अमाउंट मिलेगा। वो अमाउंट जो होगा वो आपका इस एंट्री में जाएगा फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू सीआर, फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू सीआर। तो आई होप सो आपको रीइश्यू का कंसेप्ट और कैपिटल रिजर्व की एंट्री अच्छे से समझ आ गई होगी, आ गई, गुड। तो आज आप पहले इन एंट्रीज को वापस से जाके फॉरफीचर वाला टॉपिक अच्छे से देखिएगा, रीइश्यू वाली एंट्रीज अच्छे से करिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फॉरफीचर, रीइश्यू और सीआर की मर्ज एंट्रीज प्रैक्टिस कराने वाली हूँ। आई होप सो आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।